वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंप्लीट कर दिया है मैंने, क्लास 9th स्टैंडर्ड का, है ना। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको पढ़ाने से पहले मैंने एटम के बारे में भी कुछ बताया, एक सीक्वेंस है सर डाल्टन साहब की थ्योरी से शुरू करके सर चैडविक साहब की थ्योरी इलेक्ट्रॉन की खोज तक, उसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। उसके बाद आइए अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब ये केमिस्ट्री की शुरुआत है ना। केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा गया है, साइंस ऑफ द साइंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़िए। शुरू करते हैं यहां से। मैटर, पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फिजिक्स की शुरुआत थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में केमिस्ट्री की शुरुआत है। तो देखिए फिर वही लिखते हैं मैटर, फिर आते हैं मैटर पे। मैटर, होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी टीनी पार्टिकल, है ना। और बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीसी और प्लाज्मा में डिवाइड किया। अब बाय केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसको कितने में डिवाइड करते हैं, देखिए बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। या तो होगा ये प्योर या तो होगा ये इम्प्योर। केमिकल प्योर और इम्प्योर पर डिपेंड करता है, ठीक। प्योर है तो या तो होगा ये एलिमेंट या तो होगा ये कंपाउंड। इम्प्योर को मिक्सचर भी कर सकते हैं आप। मिक्सचर होगा तो या तो होगा ये होमोजिनस या तो होगा ये हेट्रोजिनस, ठीक है ना। देखिए एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट वो तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में सभी अंकित हैं। 118 टोटल 118 एलिमेंट अभी तक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, लिखा हुआ। इसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं, आएंगे, खोज जारी है, रोज ही खोज हो रही है ना। इतने सारे एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स भी हैं और बहुत सारे एलिमेंट खोज किए ही जा रहे हैं। तो अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर आते हैं, 118 एलिमेंट। अब चूंकि 118 एलिमेंट है तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स होंगे, सब तो एक जैसे होंगे नहीं। तो ये कितने तरह के होते हैं देखते हैं एलिमेंट। ये 5 तरह के होते हैं बेसिकली, 5 तरह के। क्या है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स नहीं है मतलब नॉन मेटल। कुछ मेटलॉइड्स हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली चीज। और क्या है, कुछ कुछ नोबल गैस है। नोबल या इनर्ट एक ही बात हुआ। और कुछ क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट की ये पांचों टाइप्स की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। कंपाउंड पी, है ना। और उसके बाद कंपाउंड, होमोजेनस, हेट्रोजेनस की चर्चा, कंपाउंड की चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। होमोजेनस और हेट्रोजेनस की चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे, 2 और वीडियो बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट होगा। तो थोड़ा डेफिनेशन बता देते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन। 2 मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने हुए कोई भी मैटर या सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होंगे या मिलके बनाएंगे कैसे, ये बाय केमिकल रिएक्शन से। फिजिकल रिएक्शन है, रिएक्शन 2 तरह के, फिजिकल होगा या केमिकल होगा। मतलब फिजिकल मतलब हाथ से मिला दिया, जैसे पानी में बालू मिला दिया, हाथ से खूब घोलते रहा दिन भर, घुलेगा कभी नहीं घुलेगा। पानी में चीनी मिला दिया, घोलते रहा, घुल जाएगा, वो तो हाथ से होगा ना, उसको फिजिकल रिएक्शन होगा। लेकिन यहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन से बने हुए कोई चीज को कंपाउंड कहेंगे। तो फिजिकल रिएक्शन वाले को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिक्सचर। इसीलिए इसको अलग से पढ़ते हैं, कंपाउंड से इसको अलग जुदा किया गया है। नहीं तो मिक्सचर भी क्या है, 2 या 2 से अधिक या 4-5 अधिक, जितना भी मर्जी हो सकता है एलिमेंट मिला के बना हुआ हो या मॉलिक्यूल बना हुआ हो। लेकिन ये फिजिकल रिएक्शन से बने हुए चीज को हम मिक्सचर या इम्प्योर कहेंगे, और केमिकल रिएक्शन से बने हुए चीज को हम बोलेंगे कंपाउंड कहेंगे। बस इसको बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना।
होमोजेनस और हेट्रोजेनस को बाद में पढ़ेंगे, कंपाउंड को ही बाद में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट की चर्चा करेंगे। चलिए, एलिमेंट क्लास 9 10 दोनों में बहुत जरूरी है। 11 12 कोई भी स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस भी एलिमेंट की जानकारी होनी चाहिए। चलिए आते हैं, बढ़ते आगे। देखिए, व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट होता क्या है? देखिए, इसका सिंपल डेफिनेशन है, एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम व्हिच हैव सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्योर उसके सारे एटम। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन है। चलिए, गोल्ड कॉइन है, क्या बोलेंगे? गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का। ये तो बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल से बने होंगे कॉइन, बहुत सारे, थाउजेंड्स, हजारों, लाखों, करोड़ों, काउंट करना मुश्किल है। 10 टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा यदि काउंट किया जाए कि ये गोल्ड कॉइन कितने एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। तो ठीक है ना। तो इसमें जितने सारे एटॉमिक पार्टिकल है, मान लीजिए यहां से कोई एटॉमिक पार्टिकल उठा लिया, यहां से कोई एटॉमिक पार्टिकल उठा लिया, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखेंगे तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे, इसमें भी नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी एक ही मिलेंगे। तो इस तरह का कोई यदि चीज है, कोई मैटर या सब्सटेंस है जिसमें जितने सारे एटम्स हैं वो सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के हैं, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। है ना, एकदम प्योर, है ना, अलग होने से मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इसको और समझाते हैं, थोड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड में आ गए आप लोग क्लास 9 10 में, थोड़ा सा इसलिए समझ लीजिए, एलिमेंट को और अच्छे से समझिए ताकि पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए कंसेप्ट। चलिए, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्या? चलिए हम लेते हैं एक हीलियम एटम। चलिए, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2, एटॉमिक मास कितना है? 4। और लेते हैं, चलिए, कार्बन, कार्बन। चलिए, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास कितना है? 12। चलिए लेते हैं गोल्ड, चलिए Au, एटॉमिक नंबर कितना है? 70। अब एटॉमिक नंबर ये हुआ, ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, लिखने का तरीका भी सीख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? 2 हुआ। इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा जितना प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन मतलब कितना होगा? एटॉमिक मास माइनस जितना एटॉमिक नंबर है, हो गया 2, ठीक है ना। ठीक उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा 6 माइनस होने से। अच्छा, यहां पर देखिए प्रोटॉन कितना होगा? 79 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 79, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना होगा? 199 माइनस 79 हो जाएगा कितना? 120। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। चलिए, हीलियम क्या है? गैस है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटल है, ठीक। अब देखिए, अब मेन समझिए, जो एलिमेंट को समझाने वाले, एलिमेंट जो समझा रहे थे, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, बाहर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में इसके 2 न्यूट्रॉन है ना। 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो यदि किसी ऐसा एलिमेंट में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। मान के चलिए किसी तरह यदि संभव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, फिर भी यदि कार्बन एटम का 6 प्रोटॉन है ना, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यदि इसका हम चुरा ले, बाकी 4 4 4 चुरा ले, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन मेटल नहीं है, गैस हो जाएगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना स्ट्रक्चर खो देगा, ये बिल्कुल गैस बन जाएगा। जैसा हीलियम एटम है वैसा ही दिखेगा, है ना। इससे यह पता चलता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो हमेशा सेम रहता है। और एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, ये निर्धारित करता है कि उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। किसी में यदि हम कम कर दिए एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या यदि कम कर दिए या बढ़ा दिए, ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझ लीजिए, यदि कम कर दिए या बढ़ा दिए तो उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। और 118 जो एलिमेंट हैं, इसमें यही है कि 118 में किसी से किसी का कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता नहीं है ना, सब में अलग अलग है। समझ गया? देखिए यहीं पर एक और एग्जांपल, यहां पर गोल्ड जो लिए हैं इसको समझ लीजिए। देखिए, ये गैस है। यदि मान लीजिए हीलियम एटम में, हीलियम के न्यूक्लियस में हम मान लीजिए 72, इसका कितना है गोल्ड का एटॉमिक नंबर? 79। मतलब अगर 72 यदि हम इसके हीलियम के एटम में यदि डाल दिए, पॉसिबल नहीं है लेकिन जल्दी डाल दिए,
इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि 72 इसको बढ़ा दिए, ठीक है ना, न्यूट्रॉन तो इसका 120 है, बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि इतना ही ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, हीलियम गैस गोल्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेगा। या गोल्ड का हम चुरा लिए, माइनस कर दिए, इतना चुरा लिए कि इसको हीलियम में जितना बराबर है उतना ही कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये हीलियम हो जाएगा। समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसकी संख्या एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करती है। ठीक है, याद रहेगा उम्मीद है। इसको समझाना तो इसको मिटा देते हैं, बस समझाने के लिए इसको लिखे थे, उम्मीद है आपको भूलेंगे नहीं। और पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दूं, पीरियोडिक टेबल जो है, कहा गया है जो पीरियोडिक टेबल याद कर लिया उसका 40% केमिस्ट्री वहीं पर खत्म हो जाता है, और यदि आपने याद नहीं किया है तो ये 40% डेफिसिट हमेशा आपका रहेगा जिंदगी भर, है ना, हमेशा जिंदगी भर रहेगा 40% डेफिसिट। आप केमिस्ट्री कितना ही पढ़ लें, पीरियोडिक टेबल यदि याद नहीं किए हैं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री को, बड़ी मुश्किलें होंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट एज नेचुरल एंड मैनमेड, कितने एलिमेंट्स नेचुरल हैं और कितने मैनमेड है, 118 में। 118 में जहां तक पता चल रहा है, जहां तक बहुत सारे पुस्तकों में बहुत सारा है, लेकिन एक एवरेज 90 से 90 से 92 तक ये क्या है, नेचुरल है, और बाकी 20 से 24 तक कहीं बोला गया है ये मैनमेड है। अच्छा, मैनमेड बोल के आपको समझ में आ रहा है कि आदमी एलिमेंट कैसे बना सकता है, बोलिए। एलिमेंट बनाने के लिए तो कोई एक एलिमेंट आदमी उठाएगा और उसमें कुछ मिलाएगा, तभी तो एलिमेंट बनेगा, और यदि कुछ मिला देगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा, फिर एलिमेंट कहां रह गया। तो मैनमेड एलिमेंट का कंसेप्ट कैसे आया, सवाल तो उठना चाहिए ना, नहीं उठता है तो बड़ी मुश्किल है, सवाल ये आपके दिमाग में उठना ही चाहिए। सवाल का आंसर है, आंसर क्या है कि अभी जो बता रहे थे, यदि मान लीजिए फिर एक बार लिखते हैं, चलिए गोल्ड, गोल्ड को छोड़िए नहीं, आप चलिए यहां पर लेते हैं कार्बन, चलिए चलिए तो लेते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, एटॉमिक मास कितना है, 12, ठीक है ना। यदि ऐसा पॉसिबल है, मान लीजिए पॉसिबल नहीं है फिर भी बता रहा हूं, यदि ऐसा पॉसिबल हो कि इसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो 6 है, वो मतलब इसमें कितना प्रोटॉन है, 6, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, ठीक है ना। तो इसके न्यूक्लियस से यदि प्रोटॉन हम चुरा लें, इसको कर दें 5, कितना कर दें, 5 कर दें, और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी चुरा ले, इसको कर दे 5, चलिए इलेक्ट्रॉन भी चुरा ले, कर लिए 5, और इसका न्यूट्रॉन भी चुरा ले, कर दिए 5, तो ये कार्बन रह जाएगा, कार्बन नहीं रहेगा। फिर ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, पता नहीं क्या शो करेगा, एक नया कोई एलिमेंट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ छेड़छाड़ की गई है मैनमेड, ह्यूमन के द्वारा। तो आप बोलिएगा ये कैसे संभव है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकाल देना कैसे संभव है, ये भी मैनमेड से संभव नहीं है, ये भी बाय नेचुरली, नेचर नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे बनाए हैं कि एक टाइम फ्रेम में उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिके होते हैं, मतलब वियर एंड टियर में खत्म हो जा रहे हैं, निकल जाएंगे। एक नॉर्मल कंडीशन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन देना होगा, वैसा एटमोस्फेयर देना होगा, खत्म हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वियर मतलब कम करके एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, यदि हमारे लिए सुटेबल है तो उसको हम काम में लाते हैं। तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको मैनमेड कहा गया है ना, समझ गए उम्मीद है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है, ये एलिमेंट्स का टाइप है ना, मेटल्स। मेटल इज ए सॉलिड एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल सॉलिड है और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट मतलब हीट एंड, मान लीजिए एक मेटेलिक बार है, चलिए मेटेलिक बार कोई, यहां पर कोई हीट दिए, चलिए तो क्या करेगा, यहां पर जो एटम्स है इसके, ये क्या करेगा एटम्स, ये हीट दे देगा बगल में, लो भाई तुम भी लो, चारों तरफ देगा, लास्ट तक देगा, थोड़ा देरी लगेगा जाने में लेकिन जाएगा। यदि वहां से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हम, तो क्या हुआ, ये भी दे देगा। तो हीट को भी, इलेक्ट्रिक को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी, दोनों को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, एक एटम से दूसरे एटम को दे देगा। तो ये देने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब देता है, बस वही। तो मेटल्स क्या है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटल कैसे दिखते हैं, हार्ड होते हैं,
शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, इसको घसेंगे तो चमकेगा। मेलिएबल होते हैं, मतलब क्या? मेलिएबल मतलब इसको अपने शेप के मुताबिक आप बना सकते हैं। लोहार देखते हैं, लोहे को कैसे मोड़ मोड़ के क्या ना क्या बना देता है। सोने सोने का गहना देख रहे हैं, सोने का गहना मेटल है ना, सोना आपके शेप में जैसा मर्जी बोलेंगे वैसे ही बना देगा, फूल बना देगा, आदमी के चेहरे का मुखड़ा बना देगा आदमी का। तो उससे क्या है, उसकी मेलिएबिलिटी है मेटल की, नहीं तो वो संभव नहीं था। ठीक है ना। फ्यूजिबल होते हैं मेटल, मतलब ये मेल्ट हो सकते हैं, गल सकते हैं, लिक्विड बन सकते हैं फ्यूज हो करके। डक्टाइल होते हैं, मतलब ये थीन वायर में खींचे जा सकते हैं। डक्टाइल मतलब डक्टिलिटी, विच कैन बी ड्रॉन टू थीन वायर, मतलब थीन वायर में खींचे जाएंगे, वो डक्टिलिटी हो गया। अच्छा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते किसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हुआ, इसकी सिंपल डिफिनेशन हुआ, विच ईगर, विच शो ईगरनेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए देखिए एग्जांपल सोडियम ले, चलो सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। चलिए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए 1 2, हाँ ठीक। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में है, पहला सेल में इससे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तीसरे सेल में चला जाएगा 2n स्क्वायर के हिसाब से, है ना। पहला सेल में 2, दूसरे सेल में 8, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये बताइए, अब जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो इसको ऑक्टेट होना है। ऑक्टेट एक वर्ड याद रखिएगा, नेक्स्ट पढ़ाएंगे नीचे, अभी इसी वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऑक्टेट होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन से कोई देगा नहीं। इससे भला क्या है, ये जिससे रिएक्शन करेगा उसको बोलेगा तू ही मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले बाबा, और तू ऑक्टेट हो जा, और हम तो ऑक्टेट हो, तुम इसको दे करके हम ऑक्टेट हो ही जाएंगे, मेरा तो 8 है ही यहाँ पर बचा हुआ। तो ये केमिकल रिएक्शन जब पढ़ाएंगे कंपाउंड, तो उस समय बिल्कुल पढ़ा देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिटेल दे रहे हैं। तो जैसे ही कोई एलिमेंट अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है, दे देता है किसी को, तो उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। कैसे? देखिए इसके पास 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके पास प्रोटॉन कितने बच जाएंगे? 10 प्रोटॉन कितने बच जाएंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। तो ये होल ये एलिमेंट जो है उस समय क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जितने सारे मेटेलिक एलिमेंट हैं, सबके यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब चाहते हैं कि मैं वैलेंस सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दूं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाऊं, सबका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव किसे कहेंगे? बस वही कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखिए उसको भी लिख देते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव जो विच टेक एन इलेक्ट्रॉन, विच टेक एक नहीं कहते ना, विच टेक इलेक्ट्रॉन ऑन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज। कैसे बोलता? यदि कोई एलिमेंट है, कोई तो मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन कोई तो एक तो लिया ज्यादा, कोई तो लिया उसका, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना गया इसको, अब ये जिसको दिया उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन तो ये दिया नहीं, ये क्या दिया? इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया। उसके उसके एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा? उसके एलिमेंट में निगेटिव चार्ज का ज्यादा प्रभुत्व हो जाएगा, ज्यादा पावर हो जाएगा, और उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव। बस वही इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन यदि देने के समय, और फिर वापस जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो फिर खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये बाय नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब वो डोनेट करने की क्षमता इसमें रहती है, ईगरनेस रहती है डोनेट करने की, बस यही रखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। ठीक, अच्छा वही यहाँ पर लिखा है। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। आइए नॉन मेटल में, ठीक है ना। नॉन मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल दैट डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं, ये कंडक्ट होगा, दैट डू नॉट कंडक्ट, है ना। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर स्ट्रक्चरली ब्रिटल, और ये ब्रिटल होते हैं लाइक सेरामिक्स, सेरामिक्स की तरह ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे, कड़ा है लेकिन टूट जाएगा ये, है ना। इसमें डक्टिलिटी नहीं होगी, मेलिएबिलिटी नहीं होगी, फ्यूजिबल नहीं है ना, नॉन मेटल है इसलिए। अच्छा नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस वही इलेक्ट्रोनेगेटिव समझा दिए भी आपको, है ना। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लेंगे और प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट में, इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाएगा, तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देंगे इसको, जो ज्यादा है उसको वही वैल्यू है। प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये लेकिन ये नॉर्मली नहीं ऐसे होते हैं, नॉर्मली जितने एलिमेंट्स हैं उसमें भगवान ने ऐसा बनाया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल है ना, दोनों बराबर है। लेकिन ऑन केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। चलिए आते हैं। अच्छा ऑल ऑल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रो, बस वही बात है। अच्छा इन पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड सेलेनियम आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा नॉन मेटल एलिमेंट्स यूजुअली हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल, मतलब इसके वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल, इसके वैलेंस सेल में, सेल मतलब है ना, एस एच ई डबल एल याद रखिएगा, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन नॉर्मल रहते हैं, 4 5 6 7। कम क्यों नहीं रहते हैं, कम इसलिए रहते हैं, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये तो लेंगे ना, लेके ऑक्टेट बनेंगे। अच्छा ऑक्टेट पढ़ने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, समझ लेंगे इस लाइन को आप, चलिए ठीक। अच्छा व्हाट इज मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड क्या है देखिए, अब मेटेलॉइड इज अ केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिबिट सम मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल का हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल का हो, दोनों ही मिला जुला हो, उसको बोलते हैं मेटेलॉइड, एकदम बीच वाला, है ना, कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एग्जांपल क्या है देखिए, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, एसिटाइन, टेलिरियम, पोलेनियम, ये आपके सभी 8 क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, इतने ही हैं अभी तक जानकारी में, 118 में 8 ही हैं। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये दिखने में बिल्कुल मेटल से लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ब्रिटल होते हैं, ब्रोकन हो जाएंगे। और क्या है, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता काफी कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल आप नहीं बोल सकते हैं, होती है लेकिन काफी कम होती है, ठीक है ना। बस ये हुआ मेटलाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा व्हाट इज नोबल गैस, देखिए नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस को पढ़ाने से पहले हम ऑक्टेट रूल पढ़ाई देते हैं, दिक्कत होगा थोड़ा सा, ऑक्टेट रूल को नीचे लिख के रखें, चलिए ऑक्टेट रूल, बस सही, ऑक्टेट रूल देखिए, सन 1916 में गिलबर्ट एन लुइस साहब ने ऑक्टेट रूल दिया है, ये क्यूबिकल एटम, ऑक्टेट मतलब जैसे कि 8 कोना हो, ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना, ऑक्टा। देखिए यहाँ पर 8 हेड्रल, 8 माथा है इसमें, 8 हेड्रल दिखा रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फ्रूटी का डब्बा देखें बिल्कुल, उसको टेट्राहेड्रल, टेट्रा पैक बोलते हैं, उसमें भी ऐसे 8 कोने होते हैं। तो एटम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो हमेशा चाहता है, एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो हमेशा चाहता है उसके बाहरी सेल में इस तरह के 8 इलेक्ट्रॉन रहे, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जितने एटम्स है सभी यही चाहते हैं कि बाहरी सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन रहे, बस इतने सिंपल सा यही लाइन है, इसको बड़ा बड़ा करके बहुत जगह बहुत तरह पढ़ेंगे आप, लेकिन कहने मेन मुद्दा यही है, एटम्स हमेशा चाहते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं सभी के एटम्स क्या चाहते हैं कि हमारे बाहरी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 8 हो, और यही 8 रखने के लिए वो रिएक्शन करते जाते हैं, रिएक्शन पर रिएक्शन करते जाते हैं, और जिसका 8 ऑलरेडी है वो बोले हमको रिएक्शन नहीं करना है, तो जितने नोबेल गैस है सभी 8 वाले हैं, वो बोले हमको रिएक्शन नहीं करना है, बस यही कहानी है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। देखिए उसको क्या लिखा है, द ऑक्टेट रूल रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू प्रेफर हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल,
यही हुआ, वही कहानी है। When atoms have fewer than 8 electrons, they tend to react from more stable compound. यदि कम है तो वो रिएक्ट करेगा, atoms will react get नो मैटर वो रिलीज करेगा या गेन करेगा, लेकिन वो 8 करेगा। यदि मान लीजिए उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, एक छोड़ देगा। 10 है तो दो छोड़, एक छोड़ देगा, है ना। ठीक, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, बस ये ऑक्टेट समझ गए, इसको फिर एक बार पढ़ाएंगे। ऊपर आते हैं, अब देखिए यहाँ पर आते हैं कि इसमें नोबल गैस में, नोबल गैस, अब आइए नोबल में। द नोबल गैस रेफर्स टू केमिकल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। ये ग्रुप 18 के जितने सारे एलिमेंट हैं सभी नोबल गैस है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18। एटम्स ऑफ these elements have completely filled with valence electron making them noble inert। उसके वैलेंस, उसके बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि ज्यादा भी है तो क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे और 8 रखते हैं, इसलिए वो सभी क्या है, नोबेल है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडॉन, ऑग्नेसन, ये सभी क्या है, नोबल गैस है। ग्रुप 18 के एलिमेंट है सभी। अच्छा, अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर नोबल गैसेस, ये अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये नोबल गैस गैसियस फेज में मिलेंगे आपको। प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब महकते नहीं है, टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं है, नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल ऑन कंडीशन, मतलब आप एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो ऐसा नहीं कि फ्लेमेबिलिटी आ जाएगी, ऑन कंडीशन ये नॉन फ्लेमेबल है। अच्छा, मोनो एटॉमिक है, लो केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है क्योंकि ऑक्टेट हो गए हैं, है ना। सभी एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमको ऑक्टेट होना, ये ऑक्टेट है, तो ये क्या है कि लो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकली रिएक्ट जल्दी नहीं करेंगे ये। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कोई रिएक्शन नहीं संभव है, संभव है, बिल्कुल बिल्कुल संभव है, ठीक है ना। अच्छा, आते हैं फिर पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। सर हेनरी बैकरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896 साल में। सर हेनरी बैकरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी दी। ठीक 1896 साल में थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की भी थ्योरी दी थी, शायद आपको याद होगा, है ना, पढ़ाए थे एटॉमिक हिस्ट्री ऑफ एटम में, इलेक्ट्रॉन की भी थ्योरी दी थी। तो 1896 में हेनरी बैकरल ने क्या की थी, रेडियो एक्टिविटी की भी थ्योरी दी। अब रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन लिखे हैं, इसको यहां समझा देते हैं, मान के चलिए। देखिए हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, पहला है बेचारा, एकदम फर्स्ट में खड़ा है, एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक, एटॉमिक नंबर 1 मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसकी, 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसकी, 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसकी, नॉर्मल सभी में न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए एटॉमिक मास 1 है, मतलब 1 प्रोटॉन ही है। न्यूट्रॉन रहता तो 2 हो जाता ना, इसलिए न्यूट्रॉन इसमें नील है, नील नहीं है न्यूट्रॉन, यह हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, इसका आइसोटॉप्स भी है, क्या आइसोटॉप्स है, देखिए ये हुआ आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, ठीक, एटॉमिक मास हो जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ड्यूट्रियम। अच्छा, और एक इसका आइसोटॉप्स है जिसकी खोज हुई है, वो है ट्रिटियम। इसका एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 2 हो गया। और ये वाला रेडियो एक्टिव है, इसको समझ लेंगे तो बाकी इतने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबको समझ लेंगे आप, यहां जितना लिखा हुआ सबको समझ लेंगे, इसको समझिए सिर्फ। मेन तो समझने के लिए हाइड्रोजन ट्रिटियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए क्या है यहां बना रहे हैं, चलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, 2 डाल देते हैं, 2 n न्यूक्लियस में। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके सेंटर में न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा हुआ बताइए तो। ये जानते ही होंगे आप, फोर्सेस का फंडा पढ़े हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और इसके अंदर में क्या काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कितना, क्या बोलते हैं इसको,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस। इसमें 2 फोर्स जो है न्यूक्लियस में लगता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोनों कहाँ का है? ये न्यूक्लियस फोर्स ही है। स्ट्रॉन्ग और वीक नाम है ना। तो ये जो फोर्स है इसमें काफी बहुत ज्यादा फोर्स है। इसका अमाउंट इतना है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम्स ज्यादा है। 38 टाइम्स नहीं, 10 टू द पावर 38 जीरो, इतना ज्यादा है। तो उसको बाद में फंडामेंटल फोर्सेस को बाद में पढ़ेंगे हम एक बार, तो उसका वीडियो एक बार बनाएंगे, डिटेल में जाएंगे। अभी यहाँ पर आते हैं रेडियो एक्टिव पे आते हैं। चलिए, एक्चुअली बात है कि साइंस एक दूसरे से इतना सारा कनेक्टेड है कि एक पढ़ाने के बाद लगता है दूसरा चैप्टर खुल गया है ना। तो सभी कंप्लीट होने से 9, 10, 11, 12 कंप्लीट होने से लग रहा लगभग मोटा मोटी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जितने सवाल मन में आता है इसको रखिए, सवाल को कंप्लीट होगा सब, छोड़िए मत कोई सवाल को, नोट करिए दिमाग में, ठीक है ना। अब देखिए, यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो जाएगा नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा? आपस में झगड़ा होगा इन लोगों में। नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है ना। प्रोटॉन में चार्ज भी है, मास भी है, लेकिन न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है कि मास भी है, मास है ज्यादा। तो ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंबैलेंस होने से क्या हो जाएगा? उसके न्यूक्लियस में झगड़ा झमेला शुरू हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन रिलीज होगा वहां से, या तो दोनों मिलकर के कुछ न कुछ एक रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और रिलीज जो होगा इससे क्या हो जाएगा? उस एटम का, उस एलिमेंट का डिके होगा, मतलब वियर टियर होगा, डिके, खर्चा होगा, डिके है ना। टाइम डिके बोलते हैं, मतलब टाइम का खर्चा होना, मतलब वियर टियर होगा उस एलिमेंट का, और उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। समझ गया ना? उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। देखिए यही वाला यहां पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय फ्यू एलिमेंट्स, सब एलिमेंट नहीं करते, फ्यू एलिमेंट्स इन देयर न्यूक्लियर अनस्टेबल सिचुएशन। न्यूक्लियर अनस्टेबल कब होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, ऐसा होगा नहीं। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं अब तक मिला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम, ऐसा नहीं है। एक हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके उसमें पहला एक ही एटम है जिसमें प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन नहीं है उसमें, लेकिन उसको छोड़ करके कोई नहीं, बाकी सभी न्यूट्रॉन ज्यादा है, या तो बराबर है तो ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ज्यादा रहेगा तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? इंबैलेंस हो जाएगा। उसी सिचुएशन में क्या होगा? वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, ये वाला रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये वाला रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है। समझ गया ना? अच्छा, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स एनर्जी एंड अल्फा बीटा रेज स्पॉन्टेनियसली, एमिट्स एनर्जी, एनर्जी एमिट करता है, और अल्फा बीटा रे भी एमिट करता है स्पॉन्टेनियसली। एनर्जी इज लॉस्ट बाय दैट एटम्स आफ्टर एमिटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, और उस एटम्स का एनर्जी लॉस होता है, विच इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। और लॉस ऑफ एनर्जी को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, है ना। अच्छा, एक और एलिमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं, वीडियो को मिटाते हैं। उम्मीद है आप हाइड्रोजन के हाइड्रोजन ट्रीटियम का जो रेडियो एक्टिविटी क्यों हुआ है ये समझे होंगे। थोड़ा सा और इसको डिटेल समझाते हैं रेडियो एक्टिविटी को। बड़ा टफ चैप्टर है ये, है चैप्टर 12 का, लेकिन 9, 10 में भी आपको समझ लेने से और बहुत सारी आसानी होगी। केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, और खूब ज्यादा नहीं दूर जाएंगे, खूब डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। देखिए रेडियो एक्टिविटी, आप यदि एक ग्राफ बनाते हैं एलिमेंट्स के, जितने एलिमेंट्स हैं, और एक्स एक्सिस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। 1 यूनिट करके दिए, 1 2 3 ऐसे करके यूनिट दिए, ठीक, ऐसे करके यूनिट है। तो आप देखेंगे 118 एलिमेंट को यदि इसमें पुट करने का कोशिश करेंगे तो 20 एलिमेंट तक ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके बाद 80 एलिमेंट तक नेक्स्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब क्या है बताइए तो। यहां से 1 से ये 20 तक, और 20 से ये 80 तक, इसमें लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है। 20 एलिमेंट तक, 1 से 20 तक आप देखेंगे लगभग बराबर है, या कम ज्यादा भी है तो एक ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या एक या दो ज्यादा है, खूब ज्यादा नहीं, खूब डिस्टेंस नहीं, खूब गड़बड़ नहीं है। और इसलिए ये सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंबैलेंस इसमें नहीं है। लेकिन 20 से 80 तक आप देखेंगे बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा बढ़ने लगा, ज्यादा होने लगा, इसीलिए ग्राफ ऐसा हो गया, न्यूट्रॉन की तरफ ज्यादा झुक गया, देख रहे हैं ना, बढ़ने लगा। लेकिन ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, इतने ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं
कि न्यूक्लियर इम्बैलेंस हो जाए, लेकिन 80 के बाद जितने सारे एलिमेंट हैं मैक्सिमम सभी नहीं, मैक्सिमम ही कहिए आप, रेडियो एक्टिव है। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा है, और वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। बस ये ग्राफ है मोटा मोटी, आप इसको समझे, हाइड्रोजन के ट्रिटियम को समझे, उम्मीद में समझ गए होंगे। अब ये जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, अल्फा बीटा गामा रेज। देखिए यहां पर और भी है, अल्फा क्या रिलीज करता है, बीटा और गामा रेज, ये सभी रेज हुआ। ये रेज क्या होता है नीचे पढ़ाते हैं अभी हम आपको। अच्छा, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, देखिए गामा रे कौन कौन एमिट करते हैं, देखिए ये सभी गामा रे एमिट करते हैं। बीटा रे कौन एमिट करते हैं, ये बीटा रे एमिट करते हैं। अल्फा रे कौन एमिट करते हैं, ये दोनों अल्फा रे एमिट करते हैं। अच्छा, मल्टीपल रेडिएशन एमिटर ये वाले। अच्छा, और एक चीज बता देते हैं, जो मैन मेड एलिमेंट के बारे में ऊपर में बता रहे थे, चलिए मान के चलते हैं आपका यूरेनियम को लेते हैं। चलिए यूरेनियम यूरेनियम का आप देखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है, 92। एटॉमिक मास कितना है, 238। अब मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो गिरेगा, इसका सब तो गिरेगा, माइनस होगा, डीके होगा। तो डीके करके कोई एक स्टेज तक लाए, जिस एक्स स्टेज तक लाए, मान लीजिए एक्स एलिमेंट बनाए, उसमें हम इतना डीके कर दिए कि हम यहां पर मान लीजिए कर दिया कितना, 78 बना दिए न्यूट्रॉन, और यहां पर हम कर दिए मान लीजिए कुछ और, ये भी कर दिए 210 कर दिया, 212 कर दिए, अल्फा बीटा गामा रे निकाल करके हम इतना दूर कर दिए। तो ये जो एक्स एलिमेंट बना बचा, इसका कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो कि इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन लेकर के शो करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक नया एलिमेंट हो जाएगा। और वो एलिमेंट इस तरह तो बोलेंगे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सही में बहुत सारे एलिमेंट तैयार हो सकते हैं, और ये प्योर है। ये एक्स एलिमेंट जो होगा प्योर होगा, लेकिन इसको इनलिस्टेड कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यदि ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, मैन मेड के लिए, कोई मनुष्य जाति के लिए कोई फायदेमंद एलिमेंट है, कोई काम का है, तो फिर इसका इनरोलमेंट होगा, इसका वैल्यू दिया जाएगा दुनिया में। नहीं है तो बेकार है, कोई काम का नहीं। इसी तरह जितने मैनमेड एलिमेंट हैं वो सभी बहुत काम के हैं, है ना, और सभी रेडियो एक्टिविटी से ही बने हैं। समझ गए, उम्मीद है रेडियो एक्टिविटी को समझे होंगे आप। और फिर आते हैं आगे, सम इंपॉर्टेंट अबाउट रेज। देखिए अल्फा बीटा गामा रे, इसका कुछ साइलेंट फीचर, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम लिखे हैं, टेबुलेट किए हैं, इसको देख लीजिए। अल्फा बीटा गामा रे कहते किसे हैं, देखिए व्हाट इज दिस, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सब लिखे हैं बढ़िया से एकदम। व्हाट इज दिस, अल्फा रे कहते किसे हैं, हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। देखिए इसको, अब अल्फा है कहां, हीलियम है, बताइए। आपको दिक्कत लगता है, हम तो अल्फा पढ़ रहे थे, यहां पर हीलियम लिख दिए। देखिए अल्फा को हीलियम बोलते हैं, क्यों, अल्फा रे का इसमें क्या है, इसका एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसा ही हीलियम का होता है ना, 2 और 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है ना, बस वही कहानी है। इसलिए इसको हीलियम एटम भी बोलते हैं, अल्फा को, समझ रहे हैं ना, अल्फा लिखिए या हीलियम लिखिए बात बराबर है, ठीक है ना, इसलिए हीलियम एटम बोलते हैं। तो हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ये इसको अल्फा रे बोलते हैं। क्या है अल्फा रे, हीलियम न्यूक्लियस टाइप के कोई एलिमेंट है, ठीक है ना। अब ये चूंकि रे है, ये तो एलिमेंट नहीं है, ये रे है, और इसमें ऐसा एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हीलियम से बराबर है, लेकिन है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रे है। तो रे क्या करेगा, ट्रबल करेगा, निश्चित ही। इसके फिर ट्रेवलिंग स्पीड होगी, क्या स्पीड होगी, फिर इसको आते हैं आगे। अभी बीटा को पढ़ देखिए, बीट्रॉन पावर है विथ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी रे है, बीटा क्या है, रे, लेकिन इसमें क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो रे में निकलते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी चार्ज होते हैं। अब बोलिएगा इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल निगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहां इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव तो प्रोटॉन चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, यदि उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ रहे ना, उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका बीटा रे ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, इसलिए बीटा +1 भी होता है और -1 भी होता है, ठीक है ना। प्लस इसका एटॉमिक मास 0 होता है बीटा का, देखिए एटॉमिक मास यहां पर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास 0 होता है। अल्फा का एटॉमिक मास 4 देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर जो है वही लिख दिया है, पर मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है ना। गामा रे, गामा रे क्या होता है, गामा रे भी रे है लेकिन ये फोटोन करे हैं। क्या होता है, गामा रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव में निकलते हैं और ये फोटोन है, एंड लाइट कंसिस्टिंग पार्टिकल्स, फोटोन पार्टिकल है गामा, और इसका कोई चार्ज नहीं होता और इसका कोई मास नहीं होता, ठीक है ना। यदि किसी एलिमेंट से गामा रे एमिट कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो माइनस नहीं होगा, डीके नहीं होगा, ठीक है ना, गामा रे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इसका स्पीड देखिए क्या होता है। अब निकलेगा रे है, ट्रेवल करेगा, स्पीड क्या है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लगभग लगभग, ये वाला लगभग लगभग लाइट के स्पीड में होता है, और ये वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल मतलब कम ज्यादा हो सकता है, वेरिएबल मतलब कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, गामा रे क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, बिल्कुल गामा रे कैसे ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट। चार्ज क्या है, इसमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये वाला चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी होता है तो किसी में +1 इलेक्ट्रॉन का होगा, +1, 2 नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं। आयोनाइजिंग पावर, बस आयोनाइजिंग समझिए, आयोनाइज मतलब होता है, आयोनाइज होता है कि यदि यदि कोई पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या चार्ज ट्रांसफर नहीं करते हो वो अनआयोनाइज्ड होते हैं, लेकिन यदि हम उसमें कुछ ऐसा कर दें कि वो चार्ज ट्रांसफर करने लगे तो क्या बोलेंगे उसको, वो आयोनाइज्ड हो गया, बस। तो रे, अल्फा रे यदि कहीं ट्रांसमिट करेगा, कहीं निकलेगा तो क्या करेगा, अगल बगल के, चूंकि हैवी रे है, इसका एटॉमिक मास 4 है, ये इतना लेके निकल रहा है ना, तो क्या करेगा, अगल बगल के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, अगल बगल के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा, उसमें क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पावर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेने देने की क्षमता ले लेगा, वो कंडक्ट करने की क्षमता आ जाएगा, आयोनाइजेशन, समझ रहे ना। अच्छा, ये कितना आयोनाइजेशन पावर है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा और 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा। अच्छा, ये वाला बीटा क्या है, ये आयोनाइज्ड पावर है लेकिन गामा से ज्यादा है और अल्फा से कम है, और ये वाला आयोनाइजेशन नहीं मान के चलिए, वेरी लो, नहीं है, समझिए एकदम नो, नील, ठीक। अच्छा, पेनिट्रेटिंग पावर, अब ये तो पेनिट्रेट करेगा, रे है, कहीं निकलेगा तो पेनिट्रेट कर देगा, तो पेनिट्रेट क्या करेगा, ये अल्फा रे चूंकि भारी पार्टिकल है इसलिए लो पेनिट्रेटिंग है। आप क्या करेंगे, आप यदि मोटा कागज यदि लगा देंगे तो इसको थिक कागज में इसको रोक सकते हैं अल्फा रे को, और ये बीटा रे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है अल्फा से और गामा से कम है, और गामा क्या है, बहुत हाई है, गामा मनुष्य को भी छेद देगा, आर पार कर देगा, इसलिए गामा रे बहुत ही खतरनाक होता है, गामा रे बहुत ही खतरनाक होता है आदमी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, इसका डीएनए चेंज कर देगा आदमी का, बीमार कर देगा, तुरंत कैंसर हो जाएगा, रोग, बहुत तरह ट्रीटमेंट, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, गामा रे, ठीक है ना। लेकिन वही गामा रे को कंट्रोल करके हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया है, कैंसर की इलाज जो है रे से ही होता है संभव, कंट्रोल्ड वे में रे को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, एक डिस्टेंस बनाया, बहुत इसका आगे जब पढ़ेंगे 12 में तब आएंगे उसको, उसका बेनिफिट मेडिकल क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है उसका, ठीक। अच्छा, फ्लोरोसेंस, ये कॉजिंग फ्लोरोसेंस व्हेन स्ट्राइक ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये फ्लोरोसेंस मतलब ये लाइट दिखाएगा, लाइट दिखेगा ये आपको कि कहीं फ्लोरोसेंट मटेरियल पे इसको टक्कर मारेंगे तो दिखेगा कि हाँ ये अल्फा रे है, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, जब स्ट्राइक करेंगे इसको किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे तो दिखेगा हाँ रे पार्टिकल ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अनविजिबल है, दिखेगा। फोटोन भी है तो दिखता है ना, कहीं पर खड़ा होता है तो दिखता है, फोटोनिक पार्टिकल है ये तो दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। अच्छा, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बगल से यदि इसको गुजारा जाए अल्फा रे को तो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बीटा रे को यदि गुजारा जाए तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, अल्फा रे से उल्टा होगा, और ये क्या होगा, गामा रे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो क्योंकि क्यों डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बहुत पतला है, बहुत पतला है, ये सीधे पास हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज यहां पर लिखे है हमने, थोड़ा सा बड़ी काम का डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए एक बार, नोट कर लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, क्लास में बड़ी काम आएगा 11-12 में, है ना। जब यदि आपका इरादा है डॉक्टर इंजीनियर बनने का तो एक एक चीज को नोट करते जाइए, कुछ भी साइंस का कहीं भी मिला, एक पेपर का टुकड़ा भी कहीं जमीन में मिला हुआ उसको उठा लीजिए और उसको दिमाग में नोट करिए, यदि साइंस से रिलेटेड है तो तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। देखिए, इससे रिलेटेड है,
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए ये जो रे हमारा एमिट होता है बीटा पार्टिकल्स कहां से निकलता है? न्यूक्लियस से निकलता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से क्या निकलेगा? बीटा पार्टिकल्स निकलेगा। और ठीक उसी तरह और भी निकलता है क्या? कैथोड रे भी निकलता है। ऑल्दो बीटा पार्टिकल एंड कैथोड रे बोथ आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे भी, बट दे डिफर देयर ओरिजिन। क्या ओरिजिन में डिफर है? बीटा पार्टिकल्स गिवन आउट फ्रॉम न्यूक्लियस एटम वाइल कैथोड रे गिवन आउट फ्रॉम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिट से निकलते हैं। ऑर्बिट का सब एटॉमिक क्या है? सब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, एसपीडीएफ जब पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल्स में आएंगे। ये जान लीजिए कैथोड रे कहां से निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं वहां से निकलते हैं। और बीटा रे कहां से निकलते हैं? एकदम न्यूक्लियस से निकलते हैं, जबकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा डेफिनेशन है, याद रख लीजिए, है ना। फिर वही ऑक्टेट रूल पर जो भी बता दिया, हम ऊपर में पढ़ा दिए, एक बार ऑक्टेट रूल को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मतलब ऑक्टेट रूल सिंपल सा फंडा है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हमारे बाहरी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे दे करके चाहे ले करके, चाहे अपना ज्यादा है तो दे दो किसी को, कम है तो किसी से ले लो, लेकिन 8 ही रखना है। बस यही, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, याद रखिए। और इसको डुएट रूल भी बोलते हैं। और डुएट रूल के वजह से हमारा हीलियम एटम जो है वो नोबेल है ना। ऑक्टेट रूल डुएट रूल एक ही है। अच्छा, व्हाट इज कर्नेल? कर्नेल इसको याद रखिए, कर्नेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सी, बिल्कुल छोटा सा चीज है। देखिए कर्नेल रिप्रेजेंट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ एन एटम, कलर चेंज करता हूं, कर्नेल रिप्रेजेंट द इंटरनल पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस सेल। देखिए सोडियम एटम को लेते हैं, चलिए कर्नेल को समझा देते हैं। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 8। ड्राइंग मेरा बड़ा खराब है। सोडियम एटम को लेते हैं। देखिए सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम एटम को लेते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये हुआ न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल और एम सेल, है ना। इसमें कितना है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन 11 बैठा हुआ अंदर में। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कलर चेंज कर लेते हैं तब इलेक्ट्रॉन प्रूव करने में। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में। क्या कह रहा है डेफिनेशन? कर्नल रिप्रेजेंट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ एन एटम, द पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल कौन हुआ? ये वाला। तो वैलेंस सेल्स के पहले एक क्या करता है? एक लाइनिंग होता है, इसको बोलते हैं कर्नेल। ये क्या करता है कर्नेल? ये अंदर में जितना है इसको एकदम सिक्योर करके रखता है, मान के चलिए एकदम बाहर नहीं निकलो। इसकी सिक्योरिटी गारंटी कर्नल साहब की है। और बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं या शेयर करते हैं, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कर्नेल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? कि कुछ तो बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में, तो जितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर में, तो कर्नेल के अंदर में उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कर्नेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए कर्नेल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बस यही कर्नेल का कॉन्सेप्ट रखिएगा, आगे सब टर्म आएगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड को और उसके बाद फिर पढ़ेंगे मिक्सचर को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड को पढ़ते हैं।